देखो बेटा, आज हम देखने वाले हैं गैस नियम। गैसों के बारे में कुछ नियम दिए गए जिनको हम गैस लॉज कहते हैं। तो हमारे आज का टॉपिक है गैस नियम, यानी गैसों के ऊपर जो नियम दिए गए उनके व्यवहार को समझाने के लिए वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो नियम होता है हमारा बॉयल का गैस नियम। बॉयल का गैस नियम, ठीक है। तो देखो बेटा, बॉयल ने क्या किया, बॉयल ने स्टडी किया गैसों पे, और बॉयल ने बताया कि जब गैसों का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि T इज इक्वल टू स्थिर, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि स्थिर ताप पर T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, नियत हो गया। तो बॉयल ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन होता है, आयतन मीन्स वॉल्यूम हो गया V, आयतन जो होता है वो उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम इसको क्या है, गणितीय रूप में बॉयल नियम को कन्वर्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन होता है, ये वाला वॉल्यूम हो गया, ये उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसको हमने गणितीय रूप में डाला तो क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। V सबको पता है वॉल्यूम होता है, आयतन, और P क्या होता है, दाब होता है गैस का, है ना। अब देखो, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू K/P। अभी देखो, यहाँ पे इसको हमें बॉक्स में बंद करना है गणितीय रूप को, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना है, ठीक है। अब देखो, K यहाँ पर क्या आ गया, K इज इक्वल टू समानुपाती स्थिरांक, क्योंकि समानुपाती हटाया है तब आया है, तो ये हो गया हमारा समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखो, इसको हम वज्र गुणा करें, P इंटू V को, P को इधर भेजें तो वज्र गुणा में चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, PV इज इक्वल टू K, क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू K, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो नियत होता है। K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल टू K किया है, नियत होता है या स्थिर होता है ना। तो अब हमसे क्या है, यदि वो कहे कि दो गैसों की तुलना की जाए, क्या कहा जाए, दो गैसों की तुलना करने पर, तो देखो, दो गैसों की तुलना करें तो हम कह रहे हैं उन दो गैसों का दाब और आयतन क्रम से, पहली गैस का हो गया P1, V1, और दूसरी गैस का दाब आयतन हो गया P2, V2। क्या हो गया, P2, V2। ये तो प्रथम गैस का दाब हो गया, ये प्रथम गैस का आयतन, और ये द्वितीय गैस का दाब, और ये द्वितीय गैस का आयतन। तो इनको हम क्या है, समीकरण 2 के अनुसार अगर इन दोनों गैसों की तुलना करें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के अनुसार। तो देखो भाई, समीकरण 2 ये रही, PV इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। किस में करेगा, न्यूमेरिकल्स। यदि आपको P1, P2 और V1 दे दिया जाए तो V2 ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आपको P2, V2 और V1 दे दिया जाए तो आप P1 ज्ञात कर सकते हैं। यानी किन्हीं दो गैसों की तीन राशियां दे दे, या तो दाब, आयतन, और दूसरी गैस का दाब दे दे तो द्वितीय गैस का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, या आपको द्वितीय गैस के दाब और आयतन दे दे और प्रथम गैस का आयतन दे दे तो आप प्रथम गैस का दाब ज्ञात कर सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल्स आपके काम आता है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए यदि हम ग्राफ की बात करें तो V और P के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है, क्या किया जाता है, वॉल्यूम और दाब के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है, तो देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, वॉल्यूम ले लिया और यहाँ पर ले लिया प्रेशर। तो दाब और आयतन के बीच जब हम क्या करते हैं, वो करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो आपको कर्व है वो कुछ इस तरह हाइपरबोलिक प्राप्त होता है, यानी कि जैसे जैसे दाब का मान कम होता है यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, क्या होता है, 0 पॉइंट।
तो नीचे की तरफ दाब घटेगा और ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि एरो भी लगाया है, ऊपर की ओर प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इधर की ओर इंक्रीज होगा राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पर जब दाब में कमी करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा, यानी दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, रिलेशन भी यही कहता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको जो है कर्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा नियम हमारा आता है चार्ल्स का। ठीक है भाई, देखो दूसरा है हमारा चार्ल्स का गैस नियम। चार्ल्स ने भी क्या किया, गैसों पर स्टडी किया और इसने अपना नियम दिया। तो चार्ल्स ने क्या किया था, बॉयल ने तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट किया, P = स्थिर। क्या किया था, P = स्थिर। तो इसने कहा कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम हो गया, वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि V = T। गणितीय रूप क्या हो जाएगा इसका, V = T। या लास्ट इक्वेशन हमारी जो आई है वहां पे उसके बाद दे देते हैं, 5 आई थी, 5 नहीं हमारी 2 आई थी समीकरण। पहली गणितीय रूप को दिया और दूसरा PV = K को दिया, तो इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है, जिसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं V = T। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाएं, ये गणितीय रूप हो गया चार्ल्स के नियम का। अब प्रोपोर्शनल हटाएं तो देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, V = K × T। के वही समानुपाती स्थिरांक हो गया हमारा, फिर से K = समानुपाती स्थिरांक। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर इसको T को हम इसके अपॉन में लेकर आए तो रेशो बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, V/T = K। इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस के आयतन और उसके ताप का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वो नियतांक होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, क्योंकि = K हो गया ना, तो V/T का जो रेशो है वो कांस्टेंट हो गया, समीकरण 4। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हमको दो गैसों की तुलना करनी हो, यदि दो गैसों की तुलना की जाए, तो देखो दो गैसों की तुलना करें तो हम कह रहे हैं पहली गैस का आयतन और ताप V1, T1 और दूसरी गैस का आयतन और ताप हम क्या कह रहे हैं V2, T2। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू समीकरण 4 क्या लिख सकते हैं दो गैसों का कंपैरिजन करने पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 से, यह समीकरण 4 के अनुसार क्या लिखा जा सकता है, V1/T1 = V2/T2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि V/T कांस्टेंट है, तो V1 = T1 = K हो गया। इसी तरह से V2/T2 = K, तो इनको हम क्या है, जब अपॉन में इस तरह से करेंगे तो K से K कैंसिल और हो जाएगा, क्या बचेगा, V1/T1 = V2/T2। यहाँ भी न्यूमेरिकल्स फार्मूला है, ये सवालों में काम आता है जो न्यूमेरिकल्स होते हैं चार्ल्स नियम पे। जैसे आपको V1, T1 और T2 दे दे तो V2 ज्ञात करवाए, या आपको V2, T2 और V1 दे दे T1 ज्ञात करवाए, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार्ल्स का। अब इसके लिए यदि हम ग्राफ की बात करें, किसकी करें, ग्राफ की, तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा, इधर आपका ये हो गया टेम्परेचर और इधर हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, V = T, यानी कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि करेंगे
ऐसे ही क्या होगा, आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो है रिलेशन आता है। इसके बाद तीसरा और लास्ट नियम जो कि आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति में सहायक होता है, वो होता है आपका आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। तो देखो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो बेटा, आवोगाद्रो ने क्या किया, जो चार्ल्स और बॉयल ने कांस्टेंट की थी राशियां, उन दोनों को कांस्टेंट कर दिया। तो इसने कहा स्थिर ताप एंड स्थिर दाब पर T एंड P इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों को स्थिर कर दिया T और P को। तो देखो इसने क्या कहा कि स्थिर ताप और दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन होता है यानी कि V, वो उस गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी कि हम स्मॉल n के प्रोपोर्शनल करते हैं। तो गणितीय रूप क्या बन जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। समीकरण नंबर आपका ये आ जाता है 5। और यहां पर हम बताएंगे n इज इक्वल टू गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एवोगाद्रो का गणितीय रूप हो गया नियम का, V इज प्रोपोर्शनल टू n, इक्वेशन नंबर 5। प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू K इंटू n, और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 6। K समानुपाती स्थिरांक आ गए, प्रोपोर्शनल हटाया तो उसकी जगह, और n आपके वही मोलों की संख्या और V आपका आयतन। या इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, दो गैसों की बात करें, दो गैसों के आयतन व मोलों की संख्या क्रमशः, आयतन व मोलों की संख्या क्रमशः क्या बताएं, प्रथम गैस का V1 आयतन है और उसके मोलों की संख्या, या मैं AB के रूप में कर देता हूं। प्रथम गैस जो है उसको A कह दिया तो उसका आयतन VA हो गया और उसके मोलों की संख्या NA हो गई। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय गैस का क्या हो जाएगा, उसका आयतन VB, B गैस सेकंड गैस हो गई, और उसका आयतन हमने कह दिया NB। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 हम क्या लिख सकते हैं, पहले अलग अलग गैस का लिख दें दोनों का, तो हम क्या लिखेंगे, VA इज इक्वल टू K इंटू NA, और इसी तरह B गैस के लिए BV इज इक्वल टू K इंटू NB। यही होगा, ये A गैस के लिए हो गई समीकरण 6 के अकॉर्डिंग, और ये B गैस के लिए हो गई। ठीक है, तो यहां से हम क्या है, एक रिलेशन निकाल सकते हैं, इफ यदि किन्हीं दो गैसों का आयतन समान है, VA इज इक्वल टू VB, तो हम क्या कह सकते हैं, देन NA इज इक्वल टू NB। यानी कि यदि किन्हीं दो गैसों का आयतन समान होता है, VA इज इक्वल टू VB, यानी प्रथम गैस का आयतन और द्वितीय गैस का आयतन बराबर है, तो आवोगाद्रो का नियम कहता है कि उनमें उपस्थित मोलों की संख्या भी बराबर होगी, यानी NA इज इक्वल टू NB। तो यहां से क्या है, आप बता सकते हो, यदि आपको दो गैस दे दी जाए, जैसे आपसे कहा VA गैस, यानी A गैस का आयतन आपका 20 ml है और द्वितीय गैस VB, उसका आयतन भी 20 ml है, और आपसे कह रहा है कि प्रथम गैस जो है उसके मोलों की संख्या 50 मोल है। कितना है, 50 मोल। तो आपसे कहे, मोलों की संख्या Na होता है, और आपसे कहे कि द्वितीय गैस जो NB है उसके मोलों की संख्या बताइए, तो हम फटाक से बता सकते हैं कितनी होगी, जितनी कि प्रथम गैस के मोलों की संख्या है, क्योंकि एवोगाद्रो नियम कहता है यदि आयतन समान है, VA इज इक्वल टू VB, तो उसमें उपस्थित मोल भी क्या होंगे, बराबर, यानी Na इज इक्वल टू NB। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाले जो है इस रिलेशन के आधार पर न्यूमेरिकल्स का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 गैस नियम थे जिनसे आइडियल गैस समीकरण को व्युत्पन्न